किसी ने क्या खूब कहा है कि देर से ही सही लेकिन जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग समय के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं नेम सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर। तो हम आपको एक बार फिर से बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहे। तो देखिए, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था जेंडर ऑफ नाउन। जेंडर ऑफ नाउन यानी कि संज्ञा के लिंग। जेंडर क्या होता है, पुरुषलिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग क्या होता है, पुरुषलिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में कैसे चेंज किया जाता है, यह सब हमने पिछली वीडियो में सीखा था। तो यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको जाकर देख लें ताकि आपको इस टॉपिक में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि ग्रामर में एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से लिंक है, और हम भी आपसे यही कहते हैं कि चीजों को लिंक करते हुए पढ़ना है। यदि हम चीजों को लिंक करते हुए नहीं पढ़ेंगे तो एक ना एक दिन भूल जाएंगे, लेकिन लिंक करके पढ़ी हुई चीजें और ग्रुप में पढ़ी हुई चीजें कभी नहीं भूली जाती हैं, और खासकर देखी हुई चीजें तो बिल्कुल नहीं भूली जाती हैं। जैसा कि हम कोई मूवी देखते हैं, हमने कोई मूवी देखी और जब तक वो 2.5 घंटे की 2 घंटे की मूवी खत्म होगी, हमको उस मूवी की जो है पूरी स्टोरी याद हो चुकी होती है। ऐसा क्यों होता है? हम लोग जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं कभी कभी, लेकिन जो देखते हैं, मूवी देखी, उसे नहीं भूलेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विजुअली पावर आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर इन द वर्ल्ड। हमने जो देखा है वो हम कभी नहीं भूलते। इसीलिए वीडियो को आप ध्यान से देखें, बोर्ड पर ध्यान दें, और कुछ भी समझ में नहीं आता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया गया है। आप उस पर हमको फॉलो करके कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक यहां पर हमारी समझ में नहीं आया है, एक बार फिर से समझा दीजिए। आपको वो टॉपिक एक बार फिर से समझाया जाएगा। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है द केस ऑफ नाउन। इसको हिंदी में कहते हैं संज्ञा के कारक विभक्ति। अच्छा, कारक क्या होता है इस चीज को ध्यान से समझो। यानी कि केस क्या होता है? देखो, हमारा जो सेंटेंस होता है वो विदाउट केस कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यदि सेंटेंस में हमें यह नहीं बताया गया है कि यह कार्य किसने किया है, कार्य किसके द्वारा किया गया है, कार्य क्यों किया जा रहा है, तो हमारा सेंटेंस का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जैसे कि देखो, विभक्ति, कारक को हम एक नाम और कहते हैं जिसका नाम है विभक्ति। हाँ, ये वही विभक्ति है जो हम संस्कृत में पढ़ते थे, पढ़ती पढ़ता है पठंती वाले, और हिंदी में पढ़ते थे हम कारक। यू रिमेंबर कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, ईटीसी ऐसी कुछ चीजें हम हिंदी में भी पढ़ते थे। सेम चीजें आज हमको इंग्लिश में पढ़नी है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ी सी चेंजिंग है। हिंदी में 8 विभक्तियां होती थी और अंग्रेजी में हमको सिर्फ 3 विभक्तियां पढ़नी है, क्योंकि अंग्रेजी ग्रामर में हमारी 3 ही विभक्तियां होती हैं। तो देखो, कौन कौन सी विभक्ति होती है और कौन कौन से कारक होते हैं। देखो, हमारा फर्स्ट केस कौन सा होता है, इस चीज को ध्यान से समझो। फर्स्ट केस होता है हमारा नॉमिनेटिव केस। अंग्रेजी ग्रामर में हमारा फर्स्ट केस होता है नॉमिनेटिव केस, या फिर इसका दूसरा नाम एक और है, इसको हम ये कहते हैं सब्जेक्टिव केस। अब यहां पर देखो, थोड़ी समझने वाली बात ये है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा कारक जो सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाएगा उसको हम कहेंगे सब्जेक्टिव केस। इस चीज को ध्यान से समझना कि ऐसा कारक जो सब्जेक्ट के स्थान पर, एक कर्ता के स्थान पर प्रयोग किया जाएगा उसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस, और उसी को कहते हैं हम नॉमिनेटिव केस। सेंटेंस समझ लो एक, जैसे कि हरि ने उस कार्य को किया। हरि ने उस कार्य को किया, तो उस कार्य को किसने किया? हरि ने किया। यानी कि वह कार्य जो है किसके द्वारा किया गया है? वह कार्य हरि के द्वारा किया गया है। तो हरि क्या हो गया हमारा? वहां पर उस सेंटेंस में सब्जेक्टिव केस जो हो गया हमारा, हरि हो गया।
दूसरा, अभी हम डिटेल में समझेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और इनके संज्ञा के कारक जो होते हैं वो डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहां पर हम देखो टाइप्स देख रहे हैं और हमारा देखो अभी दूसरा केस, यानी कि जो केस का जो दूसरा टाइप है वो होता है हमारा अंग्रेजी ग्रामर में ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। अब देखो यहां पे भी समझने वाली बात ये है, ऑब्जेक्ट इट मींस कर्म, जो कार्य किया जा रहा है उस कार्य के नाम को हम क्या कहते हैं, उस कार्य के नाम को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। समझो इस बात को समझो, जो कार्य यानी कि हरि ने उस कार्य को किया, उस कार्य मतलब हरि ने कोई एक ऐसा काम किया है, हरि ने कोई एक काम किया है जिसका नाम हमने क्या दिया, उस कार्य। उसने क्या किया, पतंग उड़ाई, खाना खाया, तो ये क्या है, सब कार्य तो है। तो उस कार्य, यहां पर उस सेंटेंस में क्या है, उस कार्य का नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। इस बात को समझना ध्यान से। ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड जो एक कर्म के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, एक ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उनको कहते हैं हम ऑब्जेक्टिव केस। समझो ध्यान से। तीसरा केस और एक अंतिम केस, यह होता है हमारा, इसको हम कहते हैं पजेसिव केस। पजेसिव केस। अच्छा, पजेसिव केस क्या होते हैं, देखो यहां ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो। पजेसिव केस क्या होता है, पजेसिव केस, पजेसिव केस होता है हमारा जो कार्य हो रहा है, हमारा जो कार्य हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, हमारा जो कार्य है वो किसके लिए हो रहा है, या फिर हम दूसरी भाषा में ये कह लें, हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से ही रिलेटेड होता है हमारा पजेसिव केस। सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या होता है, हमारा पजेसिव केस होता है। ये इस नहीं आया समझ में? अच्छा, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो कुछ भी समझ में नहीं आए हमको बताओ, आप तुम लोग पढ़ रहे हो हमको बताओ, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर बता सकते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो अच्छा, ये समझ में नहीं आया, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं डिटेल में। देखो अभी ये नोट कर लो, ये हमारे 3 केस हो गए नाउन के, केस ऑफ नाउन। ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 फर्स्ट केस, इसको कहते हैं नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस। सेकंड केस, इसको कहते हैं हम ऑब्जेक्टिव केस, और थर्ड केस होता है हमारा पजेसिव केस। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि सब्जेक्टिव केस कौन कौन से होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कौन कौन से होते हैं, पजेसिव केस कौन कौन से होते हैं। अच्छा, वीडियो के अंत तक बने रहें। अभी हम आपको यह भी बताएंगे कि सब्जेक्टिव केस को कैसे पहचानते हैं, ऑब्जेक्टिव केस को कैसे पहचानते हैं, पजेसिव केस को कैसे पहचानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अब हम। तो देखिए, अब ये हमारे डिटेल में केस हमने लिख दिया है, सब्जेक्टिव केस फर्स्ट केस, ऑब्जेक्टिव केस सेकंड केस, पजेसिव केस थर्ड केस। ये हमारे सभी सब्जेक्टिव केस हैं, ये हमारे ऑब्जेक्टिव केस हैं, ये पजेसिव केस हैं। ध्यान दो बोर्ड पर। अब यहां पर बहुत ही समझने वाली चीज है। देखो सबसे पहले क्या होगा, आई। आई मीन्स क्या होता है, मैं। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी। मी मीन्स मुझे और मुझको। मी मीन्स दोनों मीनिंग होती है, मुझे और मुझको। और आई का ही पजेसिव केस क्या है, माई और माइन। माई मीन्स होता है मेरा, मेरी, मेरे। 3 मीनिंग होती है माई की, ध्यान देना, मेरा, मेरी, मेरे। माइन, माइन मीन्स भी क्या होता है, मेरा, मेरी, मेरे। अच्छा, ये समझ में नहीं आई बात। ये देखो यहां पर 2 मीनिंग दी हुई है, माई और माइन। 2 मीनिंग दी है, दोनों का मतलब है मेरा, मेरी, मेरे। लेकिन ध्यान देना, यहां पर अगर यहां पर मिस पॉइंट हुआ तो समझ लो बात स्किप हो जाएगी माइंड से। बहुत ही समझने वाली बात है कि माई और माइन का हिंदी अर्थ तो एक ही है, लेकिन दोनों की कंडीशन बिल्कुल अलग अलग है। ये ध्यान देना बात, दोनों की कंडीशन अलग अलग है। माई कहीं और लगता है किसी और कंडीशन में, लेकिन माइन की कहीं और लगता है किसी और कंडीशन में। वो कंडीशन क्या है अभी बताएंगे नेक्स्ट फ्यू मिनट। वी दूसरा ऑब्जेक्टिव, दूसरा सब्जेक्टिव, वी। वी मीन्स हम, वी मीन्स हम। वी का सब्जेक्टिव केस अस। अस मीन्स होता है हमें या हमको। ध्यान देना,
अस मीन्स हमें या हमको, दोनों मीनिंग होती है। अस मीन्स हमें भी होता है, हमको भी होता है। ऐसे ही देखो, ये जो सारे सब्जेक्टिव केस हैं, ये सारे सब्जेक्टिव केस हैं किसके? इनका जो ऑब्जेक्ट है उसके। ध्यान देना इस बात को, ये सारे सब्जेक्टिव केस किसके हैं? इनका जो ऑब्जेक्टिव है, इनका बाप ये बैठा है, इन्हीं के ऑब्जेक्टिव केस ये हैं, और इसी सब्जेक्टिव केस के पजेसिव केस भी यही है। इनकी कंडीशन भी बताएंगे, कहां कहां यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं। पहले यहां समझो, ये केस समझना बहुत जरूरी है। अगर यहां पर मिस पॉइंट हुआ तो बताया ना, मिस पॉइंट हुआ तो बात स्किप हो जाएगी माइंड से, और बात स्किप नहीं करनी हमको माइंड से, बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझना है। अभी हम समझाने दो, पहले समझाने दो, उसके बाद कुछ समझ में नहीं आता है तब क्वेश्चन पुटअप करना। अभी डिटेल में समझो, पहले ध्यान दो बोर्ड पर। यू, तीसरा सब्जेक्ट, यू मीन्स होता है तुम, और ये जो यू है, देखो ये यू, वाई ओ यू, ये दोनों मीनिंग सेम है, लेकिन अगर यू सब्जेक्टिव केस में यूज होता है तो उसकी कंडीशन अलग है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है उसकी कंडीशन अलग है। कंडीशन ही अलग नहीं है, दोनों का प्रयोग भी अलग अलग है, अलग अलग जगह लगते भी हैं, उनको भी डिटेल में बताएंगे। अभी समझो, अब देखो यू योर मीन्स क्या होता है? तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। योर की तीन मीनिंग होती हैं, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। अच्छा, ये योर्स, अब समझो, एक योर तो है ही, एक योर्स और आ गया। योर्स मीन्स भी तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। कंडीशन इसकी भी माई की तरह अलग अलग है, अभी पढ़ते हैं। ही मीन्स वह, हिम मीन्स उसे या उसको, हिज मीन्स उसका, उसकी, उसके। क्या हुआ? हिज मीन्स उसका, उसकी, उसके। हिज की तीन मीनिंग, इन सब की तो दो दो मीनिंग है, ये देखो ऑलरेडी। हिम मीन्स उसे और उसको, दोनों जगह लगेगा। सी मीन्स वह। अरे ये तो कंफ्यूजन वर्ड आ गया सर, आपने तो ऊपर भी वह बताया, नीचे भी वह बताया, एक वह ये लिख रखा है आपने, ये क्या चक्कर है? चक्कर कुछ नहीं है, बस ध्यान देने वाली बात है। इसीलिए हमने आपको कहा था कि पिछला जो टॉपिक था आपका, उसे पढ़ना बहुत जरूरी था। क्या था पिछला टॉपिक? हाँ, जेंडर ऑफ नाउन। अगर जेंडर ऑफ नाउन नहीं पढ़ा है तो अब यहां पर समझ में नहीं आएगी आपके कहानी, और यहां पर समझना जो कहानी है बहुत जरूरी, क्योंकि तीन मीनिंग आ गई, वह, और तीनों का यूज क्या है अकॉर्डिंग टू जेंडर, बिल्कुल अलग अलग है, उसे समझ लो। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है जेंडर वाली तो उसको जरूर देखना, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक इसीलिए दे रखी है हम लोगों ने। समझो अब क्या है, यहां पर देखो, अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो कैसा होगा? मॉस्कुलिन जेंडर। इट मींस अगर हमारा सब्जेक्ट पुरुषलिंग है, पुरुषलिंग, तो हम वह की मीनिंग क्या लगाएंगे? ही। अगर हमारा सेंटेंस ऐसे आता है कि वह नदी में नहा रहा है, तो वह की मीनिंग क्या आएगी? ही। समझो इस बात को, वह नदी में नहा रहा है। तो अच्छा आप ही बताओ, क्या सेंटेंस को पढ़ने से ऐसा नहीं लग रहा है कि नदी में कोई आदमी नहा रहा है या कोई लड़का नहा रहा है? तभी तो हम कह रहे हैं वह नहा रहा है। हाँ, तो यहां वह की मीनिंग क्या आएगी? ही। बिल्कुल सही बताया। अच्छा, अब हमने सेंटेंस को थोड़ा चेंज कर दिया। अब हमने कह दिया कि वह नहा रही है, वह नहा रही है। तो अब बताओ यहां वह की मीनिंग क्या आएगी? करेक्ट आंसर बिल्कुल सी आएगी, क्योंकि यहां पर वह शब्द क्या है? फेमिनाइन जेंडर है। ऐसा लग रहा है सेंटेंस को पढ़ने में कोई स्त्री नहा रही है या कोई लड़की नहा रही है, तो इस बात को समझना ध्यान से बिल्कुल। अगर हमारा सब्जेक्ट मॉस्कुलिन जेंडर है तो हम वह की मीनिंग ही लगाएंगे। अगर हमारा जेंडर फेमिनाइन जेंडर है तो हम ही वह की मीनिंग सी लगाएंगे। अच्छा, एक शब्द और लिखा हुआ है इट और लिखा हुआ है, इट मीन्स भी वह है। तो यहां पर समझना, अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा है? लाइफलेस। लाइफलेस मीन्स अगर हमारा सब्जेक्ट निर्जीव है, जैसे हम कहें वह कुर्सी है, वह क्या है? कुर्सी। तो कुर्सी क्या है? लाइफलेस। कुर्सी चल फिर नहीं सकती, उसमें जान नहीं होती। आप ही बताओ, अगर कुर्सी को आज हम यहां रख दें तो क्या वो चलकर यहां आ सकती है? बिल्कुल नहीं आ सकती, क्योंकि वो लाइफलेस है।
और लाइफलेस वर्ड को हम क्या लगा, उसकी जगह क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, वह की मीनिंग इट लगाएंगे। ध्यान देना और नोट कर लेना, यहां पर लिख दे रहे हैं हम, ये पुरुषलिंग के लिए है और ये हमारा स्त्रीलिंग के लिए है और ये है हमारा नपुंसक लिंग के लिए। इस बात को नोट कर लेना ध्यान से, नहीं तो सेंटेंस में अगर तुमने पुरुषलिंग की जगह आया है स्त्रीलिंग और लगा दी ही, स्त्रीलिंग शब्द चल रहा है कि वह नहा रही है और हमने लगा दिया ही, तो हमारा सेंटेंस कैसा हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसीलिए ध्यान देना। अच्छा अब देखो हम कहां थे, ही पे पहुंच गए थे। ही, हिम, हिज, हिज मीन्स उसका, उसकी, उसके। सी, हर, हर, हर मीन्स उसका, उसकी, उसके। हर्ष मीन्स भी उसका, उसकी, उसके। ऐसे ही यहां दे, देम, देम मीन्स उन्हें या उनको, दो मीनिंग है, उन्हें, उनको। और देयर, देयर मीन्स उनका, उनकी, उनके। देयर्स मीन्स उनका, उनकी, उनके। ऐसे ही सेम कंडीशन इट, इट, इट्स। तो ये हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, हमने ये पढ़े केस कि कौन कौन से केस होते हैं। सब्जेक्टिव केस ये सब होते हैं, ये पढ़ लिया हमने। ऑब्जेक्टिव केस ये सब होते हैं, ये पढ़ लिया हमने। पॉजिटिव केस ये सब होते हैं, ये पढ़ लिया हमने। अच्छा साथ ही हम लोगों ने इनकी हिंदी भी, हिंदी बहुत जरूरी है। देखो हमने कल ही बताया था आप लोगों को, मीनिंग याद करने की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, एक्स वाई जेड कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अगर तुम्हें मीनिंग याद करनी है तो रटनी ही रटनी पड़ेगी, हर हाल में रटनी पड़ेगी। अगर हम भूल गए यू मीन्स तुम है और हमने लगा दिया यू वह की मीनिंग, गलत हो जाएगा। ये तो रटनी पड़ेगी और रट लेना। मैं तो ये कहता हूं आपसे, इनको रट लेना, क्योंकि इनके बिना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और पॉजिटिव, इनके बिना हमारा सब्जेक्ट ही नहीं बन पाएगा, सॉरी सेंटेंस ही नहीं बन पाएगा। इस बात को ध्यान देना। ये तो हमने पढ़ लिया। अच्छा अब हम पढ़ेंगे कि सर माई और माइन दो मीनिंग है, तो माई कहां यूज होता है और माइन कहां यूज होता है। सर अवर कहां यूज होता है और अवर्स कहां यूज होता है। अच्छा योर कहां यूज होता है, योर्स कहां यूज होता है। तो अब हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान दो अब बोर्ड पर, हम नाउन पढ़ रहे हैं, नाउन के बाद टॉपिक आएगा प्रोनाउन का। कोई बात नहीं, अभी यहां पर थोड़ा सा समझ लो कि एडजेक्टिव नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं और प्रोनाउन, कंसेप्ट समझना, कंसेप्ट समझ में आना बहुत जरूरी है। एडजेक्टिव नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं और प्रोनाउन नाउन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कंसेप्ट समझना इस बात को, नाउन के लिए जो वर्ड प्रयोग किए जाते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं, ये हैं वो शब्द। और नाउन के पहले जो वर्ड यूज किए जाते हैं उनको कहते हैं हम एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण और प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। देखो नाम में बताया, नाम सर्व, सर्व नाम यानी कि नाम के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं सभी नाम, सर्व नाम, सभी नाम के लिए जो वर्ड प्रयोग किए जाते हैं उनको कहते हैं हम सर्वनाम। तो ये हैं हमारे वो सर्वनाम। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण, विशेषण मीन्स विशेषता बताने वाले, और विशेषता बताने वाले शब्दों को हमेशा कहां लगाते हैं, कहां लगाते हैं, नाउन से पहले। ये बात ध्यान में रखना। ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। ये दो दो वर्ड थे अलग अलग, कंडीशन इन दोनों की अलग अलग है, इसीलिए हमने बताया कि ये वर्ड है एडजेक्टिव और ये वर्ड है हमारे आपके प्रोनाउन। दोनों की कंडीशन क्या है अभी बताते हैं। ये समझ में आ गया कि सर कोई भी नेम हो, चाहे पक्षी का, जानवर का, किसी व्यक्ति का, अगर मॉस्कुलिन जेंडर है तो उसके लिए ही की कंडीशन, फेमिनाइन जेंडर है उसके लिए सी की कंडीशन। समझ में आ रहा है? वेरी गुड, ध्यान देते रहना बोर्ड पर, क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घटी है। हम हर बार बताते हैं आपको, बोर्ड पर नजर रहनी चाहिए, नजर आपकी बिल्कुल बोर्ड पर होनी चाहिए। आपने कहावत सुनी है ना, काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा अल्पहारी च ग्रह त्यागी, वही फॉलो है, वही कंसेप्ट है। स्टूडेंट ने, जिस स्टूडेंट ने समझ लो ये 5 रूल्स फॉलो कर लिए ना, उसको सक्सेस होने से जिंदगी में कोई नहीं रोक सकता है। सफलता उसके कदमों में गिरेगी, समझ लो। इसीलिए काग चेष्टा मतलब, काग मतलब होता है कौआ, चेष्टा मतलब होती है नजर। यानी कि एक स्टूडेंट को पढ़ते टाइम या कोई भी काम करते टाइम, स्टूडेंट को कोई भी काम करते टाइम और खासकर पढ़ते टाइम उसकी नजर
कौवे जैसी चलनी होती है। कौवे की नजर कैसी होती है? कौवा देखा किसी पेड़ पर बैठा हुआ? कौवा पेड़ पर बैठा हो और तुम बहुत दूर हो, उसके पीछे हो, तुम पत्थर उठा नहीं पाओगे, उससे पहले कौवा उड़ जाएगा। तो उसकी नजर समझ लो बहुत तेज होती है उसकी नजर, तुम छिपकर भी उसके पत्थर नहीं मार सकते हो कौवे के। इस बात पे विशेष ध्यान देना। इसीलिए कहते हैं कागचेष्टा, स्टूडेंट की जो नजर है कैसी होनी चाहिए? कौवे जैसी, कागचेष्टा जैसी होनी चाहिए। बको ध्यानम, इस बात को समझो। बको ध्यानम, बको मतलब बगुला, ध्यानम मतलब माइंड। ये जो है ना हमारा सारी चीज हमारा यही है। अगर यहां बात बैठ गई तो समझ लो जीवन पर्यंत नहीं भूलने वाले थे। और विजुअल इफेक्ट हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया, विजुअली पावर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर इन द वर्ल्ड। देखने वाली चीजें कभी नहीं भूलते हो आप, इसीलिए ध्यान आपका हमेशा बोर्ड पर होना चाहिए। तो बको ध्यानम, बको ध्यानम यानी बगुले जैसा ध्यान। बगुले जैसा ध्यान देखा है? कभी खेत में पानी लग रहा हो या नदी बह रही हो, देखा है? खेत में पानी लगता होता है तो बहुत सारे बगुले आ जाते हैं, बहुत सारे बगुले आ जाते हैं। और देखा, खासकर देखा होगा एक टांग पर खड़े रहते हैं, एक टांग पर खड़े रहते हैं और नीचे मछलियां आती हैं, केंचुए आते हैं। और उसका ध्यान देखना बगुले का ध्यान से। आसपास इतने सारे बगुले होंगे लेकिन उस बगुले का क्या ध्यान आसपास वाले बगुलों पर नहीं होगा, अपने साथियों पर नहीं है, उसका ध्यान है केवल पानी में। और इतना स्ट्रांग है उसका ध्यान पानी में कि जैसे ही मछली या केंचुआ उसके आसपास भी दिखा तुरंत चोंच मार के निकाल लेगा, बगुले का ध्यान। इसीलिए कहते हैं एक स्टूडेंट का ध्यान कैसा होना चाहिए? बगुले जैसा ध्यान। तीसरा पॉइंट, कागचेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा। इस बात को समझो ध्यान से। स्वान मीन्स होता है कुत्ता और निंद्रा मतलब नींद, कुत्ते जैसी नींद। स्टूडेंट की नींद कैसी होनी चाहिए? कुत्ते जैसी। ऐसा क्यों? देखो कुत्ता देखा है तुम लोगों ने? कुत्ता कितनी भी गहरी नींद में सो रहा हो, अगर उसके पास से कोई व्यक्ति या कोई भी चीज चुपचाप बिना आवाज किए निकलेगी ना, फिर भी कुत्ता आंख खोलकर जरूर देख लेगा। और आंख खोलकर देख लेगा, चाहे वो फिर बंद कर ले फिर सो जाए, लेकिन आंख जरूर खोलेगा वो कि आखिर मैटर क्या है, कौन आया आसपास। तो ये हुआ हमारा स्वान निंद्रा। तो एक स्टूडेंट की नींद कैसी होनी चाहिए? कुत्ते जैसी। हमको ये काम इतने बजे उठकर करना है, ये बात अपने माइंड में सेट करके। कुछ लोग होते हैं सुबह 8 बजे तक 9 बजे तक बल्ले बल्ले हो रही है, ऐसा नहीं करना है। सर हम तो उठ ही नहीं पाते हैं 5 बजे। सबसे बढ़िया मंत्र बताता हूं, देखो अभी क्यों नहीं उठ पाओगे 5 बजे। पहली बात, टाइम से सो। एक स्टूडेंट के लिए 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। 6 घंटे की नींद लेनी है तुम लोगों को। अच्छा क्या करना है? सर उठ नहीं पाते, रात को सोते टाइम अपने माइंड में ये सेट कर लो कि मेरी आंख सुबह 5 बजे खुलनी है। अपने आप में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आओ कि सर कि भाई मुझे 5 बजे उठकर यह काम करना है, मुझे 5 बजे उठकर यह चीज पढ़नी है। मैं दावा करता हूं इस बात का, तुम्हारी आंख 5 बजे खुलेगी जरूर, चाहे तुम फिर सो जाओ। लेकिन तुम्हारा माइंड ये बहुत कुत्ती चीज है, इस बात को समझ लेना। तुम्हारी आंख 5 बजे जरूर खोल देगा, ये तुम्हारे आंख की घंटी जो है वो जरूर बजाएगा, ये उठाएगा जरूर तुम लोगों को। ये उठने का तरीका। कागचेष्टा कौवे जैसा ध्यान होना चाहिए स्टूडेंट का, ध्यान रखना। बको ध्यानम बगुले जैसा ध्यान, कौवे जैसी नजर बगुले जैसा ध्यान, और कुत्ते जैसी नींद। अल्पहारी, ये जरूर देखना भाई। पार्टी में गई, पेट भरकर ठूस कर आ गई और सुबह सोच रहे हैं कि हम 5 बजे उठकर हमको ये काम करना है, कभी नहीं हो पाएगा। पार्टी में जाना बंद करो। स्टूडेंट्स के लाइफ में पार्टी वगैरह वगैरह कुछ नहीं होता है, ये सब बाद में। पूरी लाइफ पढ़िए, पूरी लाइफ करेंगे। कम खाओ, अल्पहारी मतलब कम खाने वाला। इस बात को समझ लेना। अगर तुम पेट ठूस कर खा लोगे, रात को 8 बजे पढ़ने बैठे और 9 बजे नींद आ गई, ऐसा होता है। कम खाओगे, कहते हैं ना भगवान भूखा जगाता जरूर है लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। तुम्हारा पेट अगर खाली रहेगा तुम ज्यादा देर तक जग पाओगे, जल्दी उठ भी पाओगे, शरीर भी स्वस्थ रहेगा एकदम। जहां तुमको 2 रोटी खानी है ना, और 1.5 रोटी खाओ, आधी कमी लेकर चलो। ऐसा नहीं 2 की जगह 3 कर ली, आज पनीर बनाया जी, खींच लिया ऐसा नहीं करना है। यही तो बात होती है स्टूडेंट लाइफ की।
स्टूडेंट लाइफ में अगर तुमने संघर्ष नहीं किया तो समझ लो जीवन पर्यंत ऐसे ही रह जाओगे। किसी ने क्या खूब कहा है कि 18 साल की उम्र में मैं गरीब हूं, तो ये मेरी गलती नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही गरीब आ रहे हैं। लेकिन अगर तुम 28 साल की उम्र में भी गरीब रह गए ना, तो सबसे बड़ी तुम्हारी गलती होगी ये, क्योंकि तुमने 10 सालों में कुछ किया ही नहीं अपनी लाइफ में। तो स्टूडेंट्स के कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, उनको फॉलो करते हुए चलो। इस बात को ध्यान दिया करो हमेशा। ये शौक मौज मस्ती सब हो जाएगी। क्या है इन लाइफ में? ये सब मोह माया है। संघर्ष करो, मेहनत करो। मैंने एक दिन पहले ही दिन बताया तुम लोगों को कि हर एक व्यक्ति की जो मेहनत है वो तुम्हारा परिणाम बताती है, परिणाम कि आगे आने वाला तुम्हारा परिणाम कैसा है। अन्यथा तुम्हारा परिणाम, तुम्हारा जो रिजल्ट तो आएगा वो तो बता ही देगा कि तुम लोगों ने मेहनत कितनी करी थी। इसीलिए मैंने 5 मंत्र बताए हैं तुम लोगों को। 5 मंत्र याद कर लेना। कागचेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निंद्रा, अल्पहारी। नंबर 5वां और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, गृह त्यागी। पढ़ना चाह रहे हो, गांव में स्कूल नहीं है और बाहर भी नहीं जाना चाहिए, गृह त्यागी, घर को त्यागने वाला। अगर अपनी लाइफ में कुछ करना है, इधर उधर की सुनना बंद करो। ये गलत है, ये सही है। अपने माइंड को सेट करो कि मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, और मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे घर ही छोड़ना पड़े। पूर्ण रूप से छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इसका मतलब ये नहीं है मां बाप को ही भूल जाओ, उनकी सेवा ना करो। घर को छोड़ेंगे हम मां बाप की सेवा करने के लिए, अपना संघर्ष करने के लिए। गृह त्यागी उसी को कहते हैं हम। तो ये 5 चीजें याद रखना हमेशा। कागचेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निंद्रा, अल्पहारी और गृह त्यागी। ये 5 चीजें अगर तुम भूल गए, समझ लो स्टूडेंट लाइफ में नहीं जी रहे हो तुम। एक स्टूडेंट को उसकी यूनिफॉर्म से नहीं पहचाना जाता है। स्टूडेंट को उसकी इन शक्तियों से पहचाना जाता है। ये उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है स्टूडेंट की। इसे भूलना मत कभी। बहुत बातें हो गई, चल शुरू करते हैं अपना टॉपिक। ये हमने पढ़ लिया जी, ये हमारे हो गए कौन एडजेक्टिव, ये प्रोनाउंस, और ये सब मिलकर हो गए पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस। अब इनको मिटा देते हैं और इनको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सर इनका यूज कहां कहां होता है। माई कहां लगता है, माइन कहां लगता है, अवर कहां लगता है, अवर्स कहां लगता है, मी की मीनिंग कहां लगती है, मुझे, मुझको, आई कहां लगती है। अब देखो, तो आओ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो हमने एग्जाम्पल लिखा है, राहुल ने मेरी सहायता की। इसे ध्यान से समझना ना, पहले हिंदी में ही समझो ध्यान से। अगर सेंटेंस हिंदी में समझ में आ गया तो ट्रांसलेट तो आसानी से हो ही जाएगा। इसे समझो, राहुल ने मेरी सहायता की। तो इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है? जो काम कर रहा है वही हमारा कर्ता है, वही है सब्जेक्ट। क्योंकि हमने बता दिया सब्जेक्ट किसे कहते हैं, इट मींस कर्ता किसे कहते हैं। एक ही बात है, दोनों नाम एक ही है। कर्ता किसे कहते हैं? देखो, कर्ता मतलब कार्य को करने वाला, यानी कि सेंटेंस में जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वो क्या है? सब्जेक्ट है। देखो तो समझो ध्यान से, मेरी सहायता की, तो सहायता काम करना एक काम है। तो सहायता कौन कर रहा है? राहुल कर रहा है। तो राहुल क्या हो गया हमारा? सब्जेक्टिव केस। और जितने भी सब्जेक्टिव केस थे वो क्या थे? क्या थे? समझो इस बात को। ये यहां लिख दिया हमने, क्या थे? फर्स्ट केस। हिंदी में कहते हैं फर्स्ट केस को प्रथमा विभक्ति या प्रथम कारक। समझ लेना इस बात को। तो इसे अब ट्रांसलेट करो। देखो, राहुल ने मेरी सहायता की। अच्छा, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है सर? देखो, इसमें सब्जेक्टिव केस तो राहुल हो गया, फर्स्ट केस प्रथमा विभक्ति। अच्छा सर, द्वितीय विभक्ति सेकंड केस क्या है? देखो, कर्ता जिस काम को कर रहा होता है वो होता है हमारा सेकंड केस, द्वितीय विभक्ति, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। तो राहुल जो है वो काम क्या कर रहा है? राहुल मेरी सहायता कर रहा है। तो मेरी सहायता कर रहा है, तो मेरी सहायता यानी कि राहुल किस काम को कर रहा है? सहायता करने को काम को कर रहा है। तो सहायता करना क्या हो गया? ये क्या हो गया हमारा? इस बात को समझ लेना अच्छे से, ये हो गया हमारा सेकंड केस। इसको हिंदी में कहेंगे
द्वितीय कारक या फिर द्वितीय विभक्ति। मेरी सहायता, अच्छा सर पॉजेसिव केस क्या होता है, तृतीय विभक्ति, षष्ठी विभक्ति क्या होती है, इस सेंटेंस में नहीं लिखी है हमने, क्योंकि उसे डिटेल में समझाने के लिए अलग से सेंटेंस लिखेंगे। अच्छा देखो ध्यान से, फर्स्ट केस राहुल सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमने लगाया, इस सेंटेंस को बना दिया इंग्लिश में कि राहुल हेल्प्ड मी। ये हो गया हमारा इंग्लिश में ट्रांसलेटर। क्या था ये हमारा सब्जेक्टिव केस, प्रथमा विभक्ति, ये तो हम जानते ही हो आप, हेल्पिंग मेन वर्ब है। और ये हमारा सेकंड केस ऑब्जेक्टिव केस, फुल स्टॉप, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अच्छा इसे दूसरे को देखो, हरि ने पत्र लिखा, समझो पहले सेंटेंस को हिंदी में समझो, हिंदी में समझ गए अंग्रेजी में आसानी से ट्रांसलेट हो जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है कोई भी। हरि ने पत्र लिखा, तो लिखने का काम कौन कर रहा है भाई, लिखने का काम हरि कर रहा है, तो हरि हो गया हमारा सब्जेक्ट। सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करते हैं सर, ये हेल्प कैसे लग गया, इसको आगे पढ़ेंगे। अभी हम नाउन पढ़ रहे हैं, बेसिक पढ़ रहे हैं, हम डिटेल में पढ़ेंगे टेंस। टेंस तो एक और सेंटेंस तो एक इतना लंबा टॉपिक है भाई, उसको तो महीना निकल जाएगा पूरा, और अच्छे से समझना, उसको अच्छे से समझाएंगे, डिटेल में अंदर घुसकर पढ़ना है, कंपटीशन लेवल तक जाना है। ये छोटी छोटी चीजें नहीं पढ़नी है। ए नाउन इज द नेम खत्म हो गया, कितने दिन हो गए नाउन का, 4-5 दिन हो गए, खत्म हुआ कोई नाउन। डेली 1 घंटे की क्लास चल रही है आपकी, समझो। हरि ने पत्र लिखा, लिखने का काम कौन कर रहा है, हरि, तो हरि क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्टिव केस, समझो इस बात को। हरि बना दो इसको। अच्छा अब सर ऑब्जेक्टिव केस ढूंढेंगे कैसे, ऑब्जेक्टिव केस देखो समझो ध्यान से, इसमें ऑब्जेक्टिव केस क्या है, सब्जेक्ट हमने ढूंढ लिया, सब्जेक्ट करता होता है, कार्य कर रहा था। अच्छा जो करता है, हमारा जो करता है यानी कि हरि, हरि क्या कर रहा है, हरि एक पत्र लिख रहा है। क्या लिख रहा है, पत्र, तो पत्र क्या हो गया हमारा, पत्र हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया, समझो ध्यान से। ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया हमारा, पत्र, पत्र ऑब्जेक्टिव केस हो गया, इसी को कहते हैं हम सेकंड केस। तो बना दो इसको अब, लो जी समझ में आ गया, पहचानना आ रहा है सब्जेक्टिव केस कैसे पहचानेंगे। हाँ देखो, जो सेंटेंस में कार्य को कर रहा होता है वो सब्जेक्ट, यहां सहायता करने का काम राहुल कर रहा था, यहां पत्र लिखने का काम हरि कर रहा है, तो यहां पर राहुल और हरि ये क्या है, सब्जेक्टिव केस, फर्स्ट केस, प्रथमा विभक्ति। कर्म क्या हो रहा है, राहुल इस सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, मेरी सहायता कर रहा है। राहुल क्या कर रहा है, मेरी सहायता कर रहा है, तो ये मेरी सहायता ऑब्जेक्टिव केस हो गया। हरि क्या कर रहा था, पत्र लिख रहा था, तो पत्र क्या हो गया यहां पर, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अब बारी आती है सर पॉजेसिव केस क्या होता है। अब पॉजेसिव केस समझते हैं, तो ध्यान दो बोर्ड पर। अब हम सीखेंगे पॉजेसिव केस के बारे में, पॉजेसिव केस के बारे में समझेंगे। देखो एग्जाम्पल के थ्रू, अगर समझ में नहीं आए तुरंत बताना, सर यहां समझ में नहीं आया, तुम्हें वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, तुम बोर्ड पर ध्यान दो। वीडियो तो एक यूट्यूबर्स व्यूअर के लिए, हमारे लिए जो यूट्यूब पे सर्च करते हैं, आपके बहन भाई जो हैं उनको वीडियो शेयर कर दें, आपके रिश्तेदारी में जो बहन भाई हैं सब लोग जो हैं उनको सबको वीडियो शेयर कर दो, ताकि आपके साथ साथ उनको भी नॉलेज मिले, उनको भी सीखने का मौका मिले। ये जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए और ट्रांसलेशन के लिए, सबसे ज्यादा ट्रांसलेशन के लिए, इसीलिए वीडियो को शेयर कर दिया करो। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर जाओ, यूट्यूब पर सर्च करो ओवरटेक स्टडी सेंटर, ओवरटेक स्टडी सेंटर, वहां पे सर्च करो, हमारा नाम आएगा, चैनल खुलकर आ जाएगा, उस पे वीडियो को देखो, वहां पे शुरू से क्लास चल रही है इंग्लिश की, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दिया करो। आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी पहुंचना ये बहुत जरूरी है। देखो यह तुम्हारी कार है, देखो बनाओ इसे, देखो यह तुम्हारी कार है, इंडिकेटिंग हो रहा है यहां पर, इंडिकेटिंग वर्ड, ध्यान दो, तुम्हारी कार। तुम्हारी की मीनिंग क्या बताई थी हमने, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे की मीनिंग क्या बताई थी, योर बताई थी कि नहीं बताई थी, बताओ, योर बताई थी, सिंपल मीनिंग योर। अच्छा हमने एक बात और बताई थी आपको याद, तो क्या बताई थी, किस एक तरफ तो एडजेक्टिव बताए थे,
और एक तरफ प्रोनाउन बताए थे, और एडजेक्टिव क्या बताए थे कि वो नाउन से पहले लगते हैं। इस सेंटेंस में नाउन क्या है? कार। याद है नाउन पढ़ाते टाइम भी हमने कार का ही एग्जांपल दिया था। तो कार क्या है? नाउन है। तो कार से पहले मीनिंग किसकी लगेगी? ध्यान देने वाली बात, तुम्हारे की। कार से पहले मीनिंग लगनी चाहिए तुम्हारी की, क्योंकि एडजेक्टिव का रूल यही कहता है कि एडजेक्टिव को हमेशा कहां लगाते हैं? नाउन से पहले। तो बना दो इसको, दिस इज तुम्हारी कार। कार से पहले तुम्हारी की मीनिंग योर कार, और ये फुल स्टॉप। समझ में आया तुम्हारी की मीनिंग? नीचे वाले में भी तुम्हारी लिखा है, उसकी कंडीशन अभी हम बताते हैं। ऊपर वाले का समझो पहले, आगे मत भागो यार, आगे क्यों भागते हो? पीछे देखो पहले। ये देखो तुम्हारी कार, कार नाउन से पहले योर लगा दिया हमने, ये हो गया समझो। अब दूसरा आओ, देखो यह कार तुम्हारी है। अब समझो, यहां ध्यान से समझना। देखो यह कार, अब देखो यह जो शब्द है वो कार की तरफ इंडिकेट कर रहा है। इस बात को ध्यान रखना, सेंटेंस बनाते टाइम ये बातें हम तुम लोगों को जरूर पूछेंगे। यहां पर कार से पहले आ गया हमारा एडजेक्टिव, और यहां देखो क्या हो रहा है? यह कार, यानी कि ये जो वर्ड है ना, ये कार की तरफ इंडिकेट हो रहा है। और ध्यान रखना इस बात को, इंडिकेट होने वाले वर्ड कभी अलग अलग नहीं लग सकते, दोनों को साथ ही लगाना है। यह शब्द जिस वर्ड की तरफ, जिस चीज की तरफ इंडिकेट कर रहा है, उसको दोनों को जोड़कर लिखना है, अलग नहीं कर सकते। समझो, यह किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है? कार की तरफ। तो दोनों की मीनिंग एक साथ, दिस कार। ऐसा नहीं करना दिस इज योर कार, यहां पर भी कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहां पर अंतर है। देखो यह तुम्हारी कार है, तुम्हारा जो वर्ड है कार की तरफ इंडिकेट भी कर रहा है, और कार से पहले हमने बताया एडजेक्टिव भी लगेगा। समझना इस बात को। अच्छा दूसरी बात, यहां पर यह जो वर्ड है वो कार की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तुम्हारा शब्द अलग है, तो इंडिकेट करने वाला एक साथ लगा दिया हमने, दिस कार हो गया। अच्छा हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब देखो ये रूल्स है भाई सेंटेंस बनाने का, इसमें क्या पूछना है? सब्जेक्ट हो गया हमारा, तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं? हमेशा सेंटेंस को बनाते टाइम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगती है, हमेशा। इस बात को ध्यान रखना, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब ही लगेगी। केवल दो ही टेंस ऐसे हैं जो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लेते हैं, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। इनको आगे पढ़ाएंगे तो समझना, लेकिन अभी यहां पर ध्यान दो। यहां बात ये चल रही है कि इंडिकेटिंग वर्ड एक साथ लग गए, उसके सब्जेक्ट के बाद है की मीनिंग आएगी इज। अब बचा सर तुम्हारी की मीनिंग कहां लगाएं? तो ये बात ध्यान दो, यहां पर तुम्हारी की मीनिंग हम योर नहीं लगा सकते, क्योंकि योर कहां लगाते हैं? हमेशा नाउन से पहले। यहां तो नाउन है ही नहीं, तो इसकी मीनिंग कौन सी लगाएंगे? प्रोनाउन वाली। याद रखना योर्स, इस बात को ध्यान रखना हमेशा। यहां पर अगर हमने योर लगा दिया तो सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी कंडीशन अभी हम बता चुके हैं अलग, और इसकी बता दी अभी हमने अलग। इस बात पे विशेष ध्यान देना। अच्छा इसमें देखो, यह किताब उसकी है, यह उसकी किताब है। यहां समझो इस बात को, यह उसकी किताब है। अगर यह सेंटेंस ऐसे आ जाए और एक सेंटेंस और है तुम्हारा, यह ऐसे आ जाए, यह किताब उसकी है। अब देखो ध्यान से समझना, यहां पर दो सेंटेंस कर दिए हमने। क्या कर दिए? दो सेंटेंस कर दिए। यह उसकी किताब है, यह किताब उसकी है, ये दोनों मैच हो रहे हैं। देखो ये पहला वाला तीसरे से मैच हो रहा है, दूसरा वाला चौथे से मैच हो रहा है, लेकिन तीसरा और चौथा एक ही प्रकार से बनेगा। एक प्रकार से क्यों बनेगा? आओ समझो। यह उसकी किताब है, ये तो बना दिया तुम लोगों ने सिंपल, दिस इज हिज बुक। अच्छा यह किताब, सर आपने तो कहा था इंडिकेटिंग वर्ड एक साथ लगेंगे। हाँ भाई बिल्कुल लगेंगे, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। हमने बताया यह किताब की मीनिंग एक साथ लगेगी, तो यह किताब की मीनिंग एक साथ लगेगी। यहां ले लो इसको, दिस बुक। क्या हो गया? दिस बुक। हमने जो बताया है बिल्कुल सही बताया, समझो बस ध्यान को। यह किताब की मीनिंग एक साथ लगा दी, दिस बुक। अच्छा सर आपने कहा था दिस बुक के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जी बिल्कुल लगाएंगे। यह किताब के बाद में हमने हेल्पिंग वर्ब क्या है इज। सर उसकी मीनिंग कहां से लगाएं? अब उसकी की मीनिंग तो डबल थी ही नहीं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना,
ही जो था, ही हिम हिज, देखो सबके दो थे, आई मी माई और माइन, यू योर और योर्स, योर्स, माई माइन, देयर देयर्स, लेकिन हिज का था क्या? कोई कुछ नहीं था हिज का, तो यहां पर हिज ही लिखेगी। ये दोनों सेंटेंस अगर ऐसे आते हैं, अगर ही वाली कंडीशन चलती है, ही वाली, तो चीजें वही रहेंगी, कंडीशन नहीं चेंज होगी, चाहे वो एडजेक्टिव वाला हो, प्रोनाउन वाला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका दे ही नहीं रखा था, है ही नहीं, सिंगल चीज। और वही मैं आपसे कह रहा हूं, सिंगल, बिल्कुल सिंगल रहना है, सिंगल पढ़ना है, माइंड स्ट्रेट करके पढ़ना है, बिल्कुल सिंगल, एक सिंगल लक्ष्य बनाना है, वही करना है। देखो ये दोनों फर्क, ये दोनों वाक्य जो हैं, दोनों सेंटेंस जो हैं, एक जैसे बनते हैं, अलग अलग बन गए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादातर हम ऊपर वाला चलाते हैं, और बिल्कुल सही है ये, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब देखो एक एग्जांपल और समझो। अब एग्जांपल में हमको क्या समझना है, मी वाला जो पोर्शन था ना, मी वाला, मुझे, मुझको, तुम्हें, तुमको, एक एग्जांपल उसका भी समझते हैं। देखो देखो ध्यान से देखो फटाफट। उसने मुझे बुलाया, क्या है ये? उसने मुझे बुलाया, बुलाने का काम कौन कर रहा है? बुलाने का काम कौन कर रहा है? उसने। अब देखो सर, आपने उसने की मीनिंग तो अलग बताई थी, लेकिन काम कौन कर रहा है? ये करता है, चाहे उसने की मीनिंग कुछ भी हो। उसने का जो हिम था, हिज था, उन दोनों का सब्जेक्टिव केस क्या था? ही था, तो ही लगेगा। ध्यान रखना इस बात को, चाहे मुझे आ गया यहां शुरू में, चाहे बेशक यहां मुझे आ गया शुरू में, तो यहां मुझे की मीनिंग मत लगा देना मी, क्योंकि मुझे यह चाहिए। चाहने का काम कौन कर रहा है? कौन चाह रहा है? मुझे चाह रहा है, तो मुझे क्या है यहां पर? मुझे लिखा केवल है, यहां मुझे सिर्फ लिखा है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि वो काम कर रहा है, और काम करने वाला हमेशा सब्जेक्ट होता है, और मीनिंग इसके सब्जेक्टिव केस की ही लगाएंगे। देखो जैसे उसने मुझे बुलाया, बुलाने का काम कर रहा है उसने की मीनिंग हिम होती है, लेकिन हिम नहीं लगा सकते, हिम का जो सब्जेक्टिव केस है क्या है? ही लिखो, ही लिखेंगे यहां, ही कॉल्ड मी। अब समझो ध्यान से, यहां भी देखो मुझे आया है, और एक यहां मुझे आया है। यहां पर जो मुझे आया है वो तो है ही ऑब्जेक्टिव, वो तो काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का, लेकिन यहां जो मुझे आया है वो उसकी मीनिंग मी नहीं लगा सकते, यहां मी नहीं लगा सकते, हम यहां मी नहीं लगा सकते, क्योंकि भाई ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के स्थान पे ही लगेगा। यहां पर मी की जगह क्या लगाएंगे? आई। ये भैया आई क्यों आया? अभी बताया ना आई क्यों आया। ये आई इसलिए आया क्योंकि लगनी तो मीनिंग मी चाहिए, लेकिन मी नहीं लगा सकती, क्योंकि वो काम कर रहा है, और काम करने वाला सब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हुआ? आई। तो आई फिर बना दो ये, अब तो सिंपल है। इस बात में कभी कंफ्यूजन मत पालना भाई, चाहे मुझे की मीनिंग हो, चाहे उसे उसके की हो, चाहे तुम्हें तुमके की हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है केवल देखने से। सेंटेंस में कार्य करने वाला है तो कर्ता कारक लगाएंगे, सब्जेक्टिव केस लगाएंगे, चाहे मीनिंग कुछ भी दे रखी हो उसकी। समझ रहे हो ना इस बात को? हां, तो आज जो है हमने टॉपिक पढ़ा है द केस ऑफ नाउन। केस ऑफ नाउन यानी कि संज्ञा के कारक। इस बात पर ध्यान देना, अच्छे से पढ़ लेना इस टॉपिक को। वीडियो को एक बार और दोबारा देखना है, क्योंकि अगर ये टॉपिक नहीं पढ़ा तो भाई बैलेंस बिगड़ जाएगा। सेंटेंस बनाते समय बैलेंस बिगड़ जाएगा। मुझे दो जगह मुझे आ गया, मीनिंग दोनों जगह अलग अलग लग रही है। मेरा मेरी मेरे आ गए, दोनों मीनिंग अलग अलग लग रही हैं, और ये तो पूरे सेंटेंस में चलेगा भाई, पूरे टेंस में चलना है। तो इस बात पर हमको विशेष ध्यान देना है। आज का हमारा जो सेशन है, आज की जो हमारी क्लास है, वो हम यही समाप्त करते हैं। लेकिन समाप्त करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।